अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आप भी इस चीज की टेंशन में हैं कि कंप्यूटर साइंस का पेपर आ गया है और आता कुछ भी नहीं है, किस तरह पास करना है, क्या चीजें करूं, क्या चीजें लास्ट टाइम पे करूं जो आ जाए पेपर में, तो आप बिल्कुल ठीक वीडियो पर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम सारे अपने सिलेबस को थ्रू आउट रिवाइज करेंगे, लेकिन सिर्फ उन चीजों को जिनका इस पेपर में आने के हाई चांसेस हैं, यानी गेस्ट पेपर के तौर पर जो चीजें आने के चांसेस ज्यादा है उसको हम रिव्यू करेंगे एज अ कॉन्सेप्ट, ताकि आप उस पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। और इस वीडियो की लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा जो कि टॉपर परफॉर्म करते हैं और आपसे ज्यादा मार्क्स ले जाते हैं। सिलेबस उन्होंने भी वही पढ़ा होता है, सिलेबस आप भी वही पढ़ते हैं, उनके ज्यादा मार्क्स क्यों आते हैं कि चंद वो टिप्स फॉलो करते हैं जो कि उनको मार्क्स गेन करवा जाती है, और आप कुछ वो मिस्टेक्स करते हैं जो आपके मार्क्स को लूज करवा देती है। आपको मिस्टेक्स का भी हम जिक्र करेंगे ताकि आप उनको इस पेपर में अवॉइड कर सकें। बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग फौरन से चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 की रिवीजन की तरफ। चैप्टर 1 को अगर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूं, शॉर्ट और लॉन्ग, तो देखिए हम लोग उसकी तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं शॉर्ट क्वेश्चन की, तो शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो है प्रोग्रामर। अब प्रोग्रामर कौन होता है कि हम लोग कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसको लिखने पे पहचानने वाला, जानने वाला कि उस कोड को किस तरीके से ठीक से लिखना है, उस जानने वाले को हम बोलते हैं प्रोग्रामर। और जिस चीज में उसे लिखा जाता है वो कहलाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगली हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो है अबाउट कंपाइलर। अब होता क्या है कि हम लोग अपनी आसानी के लिए प्रोग्राम को लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, यानी अपनी करीबी जुबान में से लिखते हैं इंग्लिश की लाइंस में। लेकिन जो हमारे पास कंप्यूटर है वो सिर्फ समझता है मशीन लैंग्वेज को, यानी सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को, 0 और 1 की लैंग्वेज को वो समझता है। तो फिर कंप्यूटर को वो बात समझाने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, लो लेवल लैंग्वेज में। तो लो लेवल लैंग्वेज में काम कन्वर्ट करने का जो करता है वो करता है कंपाइलर। कंपाइलर समझ लें हमारे पास एक क्या है, ट्रांसलेटर है। अगली हम बात करें डेफिनेशन, तो वो है आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से पता लग रहा है कि डेवलपमेंट के लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना किसका काम है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का। यानी वो माहौल जिसके अंदर हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, यानी वो सॉफ्टवेयर जिसके अंदर प्रोग्रामिंग की जाती है, वो क्या कहलाता है, हमारे पास आईडीई कहलाता है। उसके बाद एक चीज हमारे पास है वो है सिंटैक्स। अब सिंटैक्स हमारे पास कहलाते हैं रूल्स। जैसे हम लोग इंग्लिश को लिखते हैं तो इंग्लिश के लिखने के भी रूल्स हैं कि हमारे पास जब हमारे पास क्या होगा, एक सेंटेंस एंड होगा तो फिर हम उसे डॉट से एंड करेंगे। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने रूल्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सिंटैक्स बोलते हैं। सिंटैक्स यानी सेमीकोलन वगैरह लगाना और ब्रैकेट्स वगैरह लगाना और डबल कोटेशन वगैरह लगाना, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, उसके सिंटैक्स कहलाते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो है रिजर्व वर्ड की। ऐसे वर्ड जिनका मीनिंग पहले से सी कंपाइलर को पता हो कि जब ये वर्ड आएगा तो मैंने इसको कैसे डील करना है, वो वर्ड हमारे पास क्या कहलाते हैं, हमारे पास रिजर्व वर्ड्स कहलाते हैं। इसके बाद हमारे पास दो और खास कॉन्सेप्ट, वो हमारे पास है वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन की। अब वेरिएबल को डिक्लेयर करवाने का मतलब क्या है कि हम वेरिएबल की क्या बताएं, डेटा टाइप बताएं और उसका नेम, यानी उस जगह का नाम बताएं और जगह की डेटा टाइप बताएं। तो फिर जब हम ये दो काम करते हैं तो क्या कहलाएगी, वेरिएबल डिक्लेरेशन। और जब मैं डेटा टाइप और नेम और साथ कोई वैल्यू दे दूंगा तो वो क्या कहलाएगी, इनिशियलाइजेशन। यानी मैंने लिखा इंट एज, तो ये खाली क्या थी, वेरिएबल डिक्लेयर हुआ। और मैंने फिर अगर लिखा इंट एज इक्वल टू 20, तो ये क्या हुआ, वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया। फौरन से हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट के, चैप्टर नंबर 1 के, जो हमारे पास क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 1 में से दो ही लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। एक हमारे पास होने वाला है कौन सा, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, दूसरा वेरिएबल वाला। पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम को देखते हैं। स्ट्रक्चर हम लोग बोलते हैं कि किस तरीके से, किस लेआउट में एक प्रोग्राम को लिखा जाता है, किसमें, सी लैंग्वेज में। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, हेडर सेक्शन। इसको हम अपनी बॉडी की एग्जांपल से अगर समझे तो हेडर सेक्शन वो जिसके अंदर हमारे पास सारा डाटा क्या है, स्टोर किया गया है। तो इसमें हेडर फाइल बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग डाटा बताते हैं कि नीचे जो सारा डाटा है प्रोग्राम में वो क्या कर रहा है और उसमें क्या क्या चीजें, फंक्शनैलिटीज हमने ऐड की हैं। इसके अंदर हम लोग हैशटैग इंक्लूड के थ्रू, यानी हैशटैग इंक्लूड std यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट h उसकी डोमेन, इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। तो हमारे पास क्या बनता है, हेडर सेक्शन। बेसिकली हेडर सेक्शन समझ लें कंप्यूटर प्रोग्राम का दिमाग है जिसमें बाकी प्रोग्राम में डाटा स्टोर है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन हमारे पास क्या होगा, वॉइड मेन, और इसके आगे हमारे पास डबल
डबल ब्रैकेट। इसका क्या होता है कि हमारे पास एंट्री पॉइंट प्रोवाइड करता है प्रोग्राम की स्टार्टिंग की, यानी ये बताता है कि यहां से हमारा प्रोग्राम क्या हो गया है, स्टार्ट हो गया है। ये बेसिकली एक एंट्री पॉइंट है जहां से हमें स्टार्टिंग ऑफ प्रोग्राम का पता लगता है। इसके बाद हमारे पास लास्ट पे जो है वो है बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। जितना भी कोड हमारा डबल ब्रैकेट्स के दरमियान में लिखा जाता है वो सब का सब हमारे पास क्या कहलाता है, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। छोटी सी एग्जांपल के थ्रू आपको मैं बताता हूं। अगर ये हमारे पास हमारी लाइब्रेरी है और ये हमारे पास क्या है, मेन फंक्शन है, और यहां पर मैंने लिखा है प्रिंट एफ हेलो, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन कहलाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास कौन सा होने वाला है, वेरिएबल। वेरिएबल बेसिकली हमारे पास एक क्या है, मेमोरी की लोकेशन है। जब भी हम लोग वेरिएबल बनाते हैं मेमोरी में यही जगह बन जाती है। मिसाल के तौर पर पहले हम वेरिएबल डिक्लेरेशन को डिस्कस कर चुके हैं। मैंने अगर बनाया इंट एज इज इक्वल टू 20, तो इस जगह का नाम क्या होगा, एज। इसके अंदर सिर्फ इंटीजर वैल्यूज और इसके अंदर क्या लिखा जाएगा, 20। ये कहीं पर जाकर एक बॉक्स बनेगा हमारे पास मेमोरी में, जो कि क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है। इसके बाद हमारे पास की डाटा टाइप्स है। सबसे पहले हमारे पास है इंटीजर, जिसके अंदर हमारे पास तमाम पॉजिटिव इंफिनिटी से लेकर नेगेटिव इंफिनिटी तक तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू विद आउट डेसिमल क्या की जाती हैं, स्टोर की जाती हैं। इसके अंदर साइंड और अनसाइंड का भी कॉन्सेप्ट है छोटा सा। साइंड हमारे पास बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू स्टोर करता है और अनसाइंड सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को स्टोर करता है। और ये क्या लेता है, 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेता है। यानी जब एक वेरिएबल बनाया जाता है इंटीजर का, तो ये मेमोरी में 4 बाइट्स लेता है, और एक बाइट में हमारे कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स। इसके बाद हमारे पास है फ्लोट। इसमें तमाम पॉजिटिव टू नेगेटिव इंफिनिटी तक कौन सी वैल्यूज, विद डेसिमल पॉइंट, यानी डेसिमल पॉइंट वाली 3.14 और जितनी इस तरह की वैल्यूज में पॉइंट आ जाए वो हमारे पास फ्लोट में स्टोर होती हैं। और फ्लोट के लिए हमारे पास क्या होता है, 4 बाइट्स ही डाटा यूज होता है। लास्ट में हमारे पास है करेक्टर। करेक्टर हमारे पास यूज होता है जब हमने सिंगल कोटेशन में कोई चीज को स्टोर करवाना होता है। ये सिंगल कोटेशन हमारे पास करेक्टर की पहचान है। इसमें क्योंकि सिंगल करेक्टर होता है तो ये 1 बाइट इन मेमोरी लेता है, यानी ये हिस्सा कम लेता है बनिस्बत इंट और फ्लोट के। और अगर मैंने इंट का करवाना होता है तो इंट कीवर्ड यूज होता है, अगर मैंने फ्लोट का करवाना है तो फ्लोट, और करेक्टर का अगर करवाना है तो 4 हमारे पास एक कीवर्ड है जिसे हम यूज करके वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते हैं। ये बिल्कुल एक क्विक सा था हमारे पास चैप्टर नंबर 1 का रिव्यू। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं हम लोग अपने चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रिंट एफ। ये हमारे पास एक क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है, जो कि यूज होता है आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म होती है प्रिंट फॉर्मेट। इसके बाद हमारे पास अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, वो है स्कैन एफ। स्कैन फॉर्मेट का मतलब होता है स्कैन फॉर्मेटेड। ये हमारे पास यूज होता है इनपुट करने के लिए, यानी कि हमने यूजर से की वैल्यू इनपुट में लेनी होती है तो हम स्कैन एफ का फंक्शन यूज करते हैं, जो कि इटसेल्फ क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है। अब गेट सी एच का एक कॉन्सेप्ट है, इसकी फुल फॉर्म हमारे पास होती है गेट करेक्टर, और इसमें सिर्फ और सिर्फ करेक्टर्स एंटर करवाए जाते हैं। जो गेट सी एच में हम लोग करेक्टर लिखते हैं वो डिस्प्ले स्क्रीन पर नहीं होता। ये प्रोग्राम को रोकता है जब तक कि आप कोई नेक्स्ट की प्रेस ना करें और प्रोग्राम आगे ना चले जाए। मैं आपको एक बात बता दूं कि इन तीनों में से अगर मैं बताऊं तो गेट सी एच इंतहाई इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस हद से ज्यादा है। अगर अगली हम बात करें तो वो हमारे पास है एस्केप सीक्वेंस। इसके नाम से पता लग रहा है कि सीक्वेंस को क्या करना, एस्केप कर जाना। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हम जब एस्केप सीक्वेंस यूज करते हैं तो हमारे पास जो है कंपाइलर को प्रोग्राम मजबूर करता है कि अपना नॉर्मल सीक्वेंशियल बिहेवियर चेंज करे और कोई एक्शन परफॉर्म करे। हमारे पास \n है, वो न्यू लाइन की यूज होता है। यानी अगर मैंने लिखा यहाँ पर दिस और \n इज, तो आउटपुट में कोड कैसे आएगा, दिस और अगली लाइन में इज। \t लगाऊंगा तो ये हमारे पास क्या करेगा,
8 स्पेसेस ऐड कर देगा। अगला हमारे पास लास्ट और एक इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि कॉन्सेप्चुअल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन इक्वल एंड डबल इक्वल। सिंगल इक्वल जो होता है हमारे पास, इसका मतलब क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये सिर्फ वैल्यू असाइन करने का काम करता है। यानी यहां पर असाइनमेंट ऑपरेटर लिखा होगा, यानी मिसाल के तौर पर इंट एज इक्वल टू 20 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, एज को 20 वैल्यू असाइंड है। और डबल इक्वल हमारे पास यूज होता है चेक करने के लिए इक्वालिटी, यानी अगर 20 इज इक्वल टू 20 लिखा है तो ये क्या है, ट्रू फंक्शन है, यानी 20 के बराबर है। यहीं पर अगर मैं 30 लिख दूं तो ये क्या होगा, एक फॉल्स फंक्शन बने होगा, 20 30 के बराबर नहीं है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था। फौरन से हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, यानी लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, जो कि चैप्टर 2 में से आ सकते हैं। बात करूं सेकंड पार्ट की और पहले लॉन्ग क्वेश्चन की, तो वो मेरे पास होने वाला है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर एक ऑपरेटर की टाइप है और ये मेरे पास एक इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके आने के चांसेस बाकी तमाम चैप्टर 2 के लॉन्ग क्वेश्चन से हाई है। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है, इसमें हम लोग क्या परफॉर्म करते हैं, बूलियन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्या होता है कि हमारे पास दो एक्सप्रेशन होती है, उसमें से किसी एक को हमने ट्रू करवाना होता है। यानी मिसाल के तौर पर इस बात का पता लगाना कि दोनों में से कौन सी बात ठीक है, यानी एक्सप्रेशन में से ट्रू को एक्सट्रैक्ट करना, उसमें हमारे पास क्या मदद करता है, बूलियन फंक्शन मदद करते हैं। अब इसकी हमारे पास टाइप्स है, वो है 3, एंड, और, एज वेल एज नॉट। एंड हमारे पास क्या होता है, इसका हमारे पास सिंबल होता है डबल एम्परसेंट, इनको बोलते हैं डबल एम्परसेंट। और का सिंबल होता है डबल लाइंस, और इसका सिंबल होता है हमारे पास एक्सप्रेशन मार्क या फिर नोटेशन। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, हमारे पास दो इनपुट्स होते हैं ए बी, और इनकी वैल्यूज होती हैं ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो ए डबल एम्परसेंट बी परफॉर्म करें अगर जब हमारे पास दो यानी दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तब ही ये फंक्शन ट्रू होगा, अदरवाइज ये ट्रू नहीं होगा। तो यहां पर ट्रू है ट्रू, तो बाकी सब पे क्या आएगा, फॉल्स। और में क्या होता है, एनी वन का ट्रू होना जरूरी है। इसका टेबल कैसा दिखेगा, इसका टेबल कुछ ऐसा दिखेगा, ट्रू 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 और फॉल्स, यानी जहां पर दोनों फॉल्स है वहां पर सिर्फ फॉल्स। और नोटेशन का हमारा नाम होता है रिवर्स, यानी ये क्या करता है, ट्रू को फॉल्स में चेंज कर देता है और फॉल्स को किसमें चेंज कर देता है, एक ट्रू वैल्यू में चेंज कर देता है। तो ये था हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे और इस चैप्टर के आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। चैप्टर नंबर 2 का सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, वो मेरे पास कौन सा होने वाला है, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर से पता लग रहा है कि इसमें हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, यानी वही प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे साइन होता है, उसको हम बोलते हैं स्टेरिक। उसके अलावा डिवीजन और साथ मॉडुलस। प्लस का तो आपको पता है 2 + 2 4, 2 - 2 इज इक्वल टू 0, 2 × 2 इज इक्वल टू 4, 2 / 2 इज इक्वल टू 1। लेकिन ये मॉडुलस से आप शायद फेमिलियर ना हो, तो मॉडुलस की फंक्शनैलिटी कुछ ऐसी होती है। अगर 5 मॉडुलस 2 मैंने किया है तो 2s are 4 और 1, ये मेरा क्या होगा, मॉडुलस, और इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर भी बोलते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 का ओवरव्यू क्विक सा। तो ये था हमारा आज की वीडियो का पार्ट 1, जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 को थोरोली शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को रिव्यू किया। अब वीडियो के पार्ट 2 में हम लोग चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिव्यू करने वाले हैं। उस वीडियो का बिल्कुल मिस ना कीजिएगा, मस्ट वॉच कीजिएगा, और उसी वीडियो के एंड पर मैं आपको टिप्स भी बताऊंगा जिसका जिक्र हमने इस वीडियो में किया है। तो स्टे कंटिन्यू।